हमारी लास्ट डिस्कशन जो उनसे थी वो ओहम्स लॉ से रिलेटेड थी और आज हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस से और उसके बाद हम रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस की अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखें तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास। दिस इज एक्चुअली ओपोजिशन जो आपके पास कंडक्टर ऑफर करता है, offered by the conductor to electric current। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट को जो कंडक्टर ओपोजिशन ऑफर करता है उसको हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। और अगर आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो एक तो मैथमेटिकल फॉर्म आपने इसकी पढ़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एरिया, ठीक है, और यहाँ पर ये रो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है इसको भी डिस्कस करते हैं। और एक आप इसको डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर R। और एक आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस जो कि एक्चुअली हमारे पास रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल है हमारे पास कंडक्टेंस का। तो आप इसको मैथमेटिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/G। जी हमारे पास कंडक्टेंस के लिए जो हमने सिंबल इस्तेमाल किया है यहाँ पर वो G है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसकी यूनिट की अगर आप बात करते हैं तो यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है हमारे पास वो होता है, ऐसे यूनिट जो है हमारे पास वो ओहम है। ठीक है, और ओहम इक्वल किसके होता है, वोल्ट पर एम्पीयर के। ठीक है, डिपेंडेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का लेंथ ऑफ कंडक्टर से रिलेशन डायरेक्ट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपके पास रिलेशन इनवर्स है। उसके अलावा अगर आप कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स के केस में टेम्परेचर के साथ आपके पास जो रेजिस्टेंस का रिलेशन जो है वो आपके पास डायरेक्ट होता है। ठीक है, मेटल्स के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में आप लोगों को मालूम है कि जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो इनवर्स होता है। उसके अलावा आपके पास जो रेजिस्टेंस है ये आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह हमारे पास कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कंडक्टेंस एक्चुअली क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास कंडक्टेंस कहलाता है। और कंडक्टेंस की अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो ये आपके पास होती है सिग्मा A ओवर N। सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी है, और अगर आप इसको ओहम्स लॉ से डिफाइन करें तो आपके पास ये I ओवर V के इक्वल है। और अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखना चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस ये सिंपल आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, फर्दर आपके पास इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में हमारे पास जो है इसका यूनिट हमारे पास, या तो हम इसको MHO यानी ओहम को आपने जस्ट उल्टा कर देना मोहो, या फिर आप इसको इस तरह से पर ओहम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, ये आपके पास इक्वल होगा एम्पेयर पर वोल्ट के। ठीक है, उसके अलावा साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए हम इसको साइमन भी लिखते हैं। ठीक है, फर्दर
अगर आप इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो कंडक्टेंस है ये डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेशन डायरेक्ट है। उसके अलावा हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर से इसका रिलेशन इनवर्स है हमारे पास। इसके अलावा अगर आप मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स के केस में जो आपके पास टेम्परेचर है उसके साथ कंडक्टेंस का रिलेशन इनवर्स होता है। मींस कंडक्टेंस आपके पास डिक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। तो मेटल्स के केस में आपके पास कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी टेम्परेचर चेंज करेगा। फर्दर हमारे पास अगर आप बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल की, तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ मटेरियल जिसके ऊपर हमारे पास कंडक्टेंस डिपेंड कर रही होती है। तो ये फैक्टर्स थे जिनके ऊपर आपके पास कंडक्टेंस डिपेंड करती है। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट तो दो टर्म्स आती हैं, उनके अंदर हमारे पास रेजिस्टिविटी है और कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी और सेकंड टर्म हमारे पास है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए सिंबल रो इस्तेमाल किया जाता है और जबकि कंडक्टिविटी के लिए सिंबल सिग्मा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले रेजिस्टिविटी को देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी एक्चुअली हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। मीन्स एक 1 मीटर क्यूब यूनिट जो है कंडक्टर का, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर हमारे पास रेजिस्टिविटी कहलाती है। और इसके अलावा हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है आपके पास, वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एन, या फिर आप इसको इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है हमारे पास वो होगा ओहम मीटर, ठीक है। और ओहम मीटर होगा किसके इक्वल, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वोल्ट पर एम्पीयर। फर्दर याद रखिएगा कि आपके पास ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, मीन्स आपके पास ना तो ये लेंथ पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, ना ही एरिया पर डिपेंड कर रही होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करती है, एक तो आपके पास ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपके पास मटेरियल की नेचर क्या है। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है, अगर आप बात कर रहे हैं टेम्परेचर की या सॉरी मेटल्स की, तो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट होता है। मींस आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। सेकंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि आपके पास सिंपल क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का, या कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर। तो आप जैसे भी इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप बेशक इसे लिखते हैं रेसिप्रोकल
ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर आप इसको लिख दो कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। और अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी, कैपिटल जी L ओवर A, या फिर आप इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फर्दर आपके पास इसका जो यूनिट है वो हमारे पास होता है मोहो पर मीटर, या फिर आप इसको पर ओहम पर मीटर लिखते हैं, या फिर आप इसको पर वोल्ट पर मीटर अम्पेयर लिखेंगे। इसी तरह जैसे कि आपके पास, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो लिहाजा ये इंडिपेंडेंट होगी किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। ठीक है। डायमेंशंस से क्या होगी हमारे पास, इंडिपेंडेंट होगी। डायमेंशन से मुराद अगेन कि ये ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है ना ही आपके पास एरिया के ऊपर। ठीक है। और डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ये आपके पास डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन एक तो नेचर ऑफ मटेरियल है कि आपके पास मटेरियल कौन सा है, मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करती है हमारे पास। और दूसरी चीज़ जो आपके पास डिपेंड करती है हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर। और अगर आप बात कर रहे हो मेटल्स की, कंडक्टर्स की, तो बेटे इस केस में इसका टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो ये आपके पास 4 बेसिक टर्म्स थी जिनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक और टर्म डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं। और वो टर्म है हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको आप सिंबॉलिकली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज को कहते हैं, जो आपके पास 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से आता है। ठीक है, आपके पास 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज करने से आता है। तो दिस इज एक्चुअली फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, fractional change of resistance of per Kelvin rise in temperature। ठीक है। और मैथमेटिकल फॉर्म को अगर आप देखें, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखते हैं तो इसको सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ। ठीक है, अल्फा के साथ। और ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास इक्वल होगा आर टी माइनस आर नोड डिवाइडेड बाय आर नोड इंटू डेल्टा टी।
यहाँ पर आर टी जो सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, और जबकि आर नोट जो सा है आपके पास आर नोट आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आप यहाँ पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं तो वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको चाहे तो डिग्री सेल्सियस लिख लें या यहाँ पर केल्विन लिख लें, इसलिए टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है या डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, उससे आपके पास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा टी जो सा है वो डेफिनेटली आपके पास टेम्परेचर चेंज को रिप्रेजेंट करे, टेम्परेचर चेंज। उसके अलावा आपके पास इसकी यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास पर केल्विन होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है इसका, पर केल्विन होता है। उसके अलावा ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल के ऊपर। डिपेंडेंस की बात करें तो डिपेंडेंस इसकी किसके ऊपर है, इसकी डिपेंडेंस आपके पास है नेचर ऑफ मटीरियल पर, ठीक है। आपने ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसको आप लोग इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी किस तरह से लिखा जाएगा, जस्ट आपने क्या करना है, क्योंकि डायमेंशन आपके पास कांस्टेंट है तो वो एल ओवर ए वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको सेम इसी तरह इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रो टी जो सा होगा वो रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, और रो नोड आपके पास रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट कर होगा, और ये आपके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग कि आपने क्या करना है, चेंज बताना है कि कितना चेंज आया है, कंपेयर करना है कि टी डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, तो और आपके पास आर नोट के कंपैरेटिवली वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, तो आपको पता है कंपैरिजन हमेशा रेशो की शक्ल में किया जाता है, तो आप इसको रेशो की शक्ल पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको आर टी ओवर आर नोट की जगह के साथ लिख लें या फिर रो टी ओवर रो नोट के साथ लिख लें, तो ये किसकी इक्वल होगी, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। कंपेरिजन के लिए मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंपेरिजन। तो ये आपके पास बेसिक टर्म्स थी जो मैंने अभी आपको बताई, और अब कुछ एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ क्या है, सबसे पहला आपके पास एक तो बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यूज़ आता है कि भाई अगर आपके पास कंडक्टर जो सा है उसकी लेंथ जो सी है आप तो चेंज कर दो, मीन्स आप डबल कर दो और डायामीटर हाफ कर दो या कुछ इस तरह से आपके पास एमसीक्यूज़ आता है, तो वो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एमसीक्यूज़ आया हुआ है तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कंडक्टर था, उसकी जो लेंथ है वो मेरे पास फर्स्ट कर लें एल है, ठीक है। और उसका जो डायामीटर है मेरे पास फर्स्ट कर लें, डायामीटर जो है मेरे पास वो फर्स्ट कर लें आप मेरे पास डी है, ठीक है। तो उस वक़्त इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, एंड रेजिस्टेंस जो है मेरे पास वो फर्ज कर लें इस वक्त आर। कहते हैं कि अगर आप क्या करें, एक कंडक्टर जो सेम मटेरियल का है, सेम नेचर है उसकी, आप उसकी लेंथ को क्या करते हैं, लेंथ जो सी है उसको 2 टाइम्स करते हैं, मीन्स सपोज दिस इज एल प्राइम, एंड डायामीटर को क्या करते हैं आप हाफ करते हैं, डायामीटर क्या करते हैं हाफ करते हैं। जस्ट लाइक डी था
तो ये मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बताएं आपके पास न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, तो न्यू रेजिस्टेंस आपने निकालनी होती है। तो ये सिंपल सा आपके पास जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, आप तो अभी हमने पढ़ा कि आर किसके इक्वल होता है, रो एल ओवर ए, ठीक है। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला कौन सा था इन टर्म्स ऑफ रेडियस और डायमीटर भी लिखवाया था, विच इज़ पाई आर स्क्वायर, और अगर आप डायमीटर की शक्ल में लिखते हैं तो दिस इज एक्चुअली 4 रो एल ओवर पाई बाय डी स्क्वायर, इस तरह। तो अभी हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन डायमीटर की शक्ल में दी हुई है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अब हमें न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमारे पास एक न्यू डायमीटर है, एक न्यू लेंथ है, इसी तरह। और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं जस्ट क्या करूँगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, जस्ट लाइक 4, ठीक है, रो रेजिस्टिविटी एज इट इज़, लेंथ मेरे पास क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायामीटर मेरे पास क्या हो गया, डायामीटर मेरे पास हाफ हो गया, मीन्स d/2 का स्केयर। तो न्यू रेजिस्टेंस मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, और एज इट इज़ रो, या इसको मैं 2 को मैंने सेपरेट कर लिया, ये 4 एज इट इज़, रो एज इट इज़, एल एज इट इज़, ये वाला डिवाइडेड बाय, उसके अलावा हमारे पास जो मैंने सेपरेट किया, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो पाई एज इट इज़, उसके अलावा ये डी स्केयर एज इट इज़, नीचे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, तो ये 4 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये जो आपके पास वाइट में फैक्टर है, ये सारे का सारा अगर आप देखें तो आपके पास किसके इक्वल है, आर के इक्वल, और 2 4 जा 8, तो आपके पास न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी किसके, प्राइमरी रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये आपके रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा। अच्छा, ये तो आप अगर आप देखें तो आपको जैसे जो बोर्ड है, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर उसमें भी आ जाते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज, लेंथ चेंज कर दी, डायमीटर चेंज कर दिया, रेडियस चेंज कर दिया। अच्छा, एक केस आपके पास है स्ट्रेचिंग से रिलेटेड, ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग के केस के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, और वो चीज़ क्या है हमारे पास, वो चीज़ ये है कि स्ट्रेचिंग में आपके पास कोई नई चीज़ नहीं ऐड होगी, सेम मटेरियल होगा, मीन्स पहले तो था, जैसे मेरे पास 2 वायर्स थी, मैंने एक और वायर को कनेक्ट कर दिया, तो पहले लेंथ एल थी, 2L हो गई, इस तरह से आपके पास ये हो गया। स्ट्रेचिंग के केस में आपके पास एक सिंगल वायर है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो फोर्स लगा के, और जिससे उसकी डेफिनेटली लेंथ भी चेंज हो रही है, और जब आप स्ट्रेच करोगे तो डेफिनेटली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा। लेकिन आपने याद रखना है कि स्ट्रेचिंग के केस के अंदर आपके पास जो भी चीज़ है, वायर या कंडक्टर की, कंडक्टिंग वायर जो सी है, उसका जो वॉल्यूम है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम हमेशा हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जैसे अब MCQs के थ्रू ही मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि जैसे मेरे पास एक MCQ आता है फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास क्या एक मेटालिक कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, जिसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, और स्ट्रेच करने पर लेंथ क्या हो जाती है, उसकी डबल हो जाती है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक मेटालिक कंडक्टर है जिसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, और स्ट्रेच करने पर उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो सपोज मेटालिक कंडक्टर है, मैं इसको मेटालिक कंडक्टर है, उसकी जो फिलवक्त लेंथ है, जो मेरे पास वो फर्स्ट करते हैं L है, ठीक है, और आफ्टर स्ट्रेचिंग मैं कहता हूँ कि उसकी जो लेंथ है मेरे पास वो डबल हो जाती है। स्ट्रेचिंग करने के बाद लेंथ क्या हो जाती है हमारे पास, डबल हो जाती है। जस्ट लाइक ये मेरे पास कंडक्टर था, मैंने इसको स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ क्या होगी, डबल होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से।
पहले लेंथ एल थी, अब 2L हो गई। तो बताएं न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी। इस वक्त फर्ज कर लो इसकी रेजिस्टेंस आर है, अब रेजिस्टेंस आर प्राइम है। तो आपने बताना है कि अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इसकी रेजिस्टेंस को अगर आप लोग देखें तो रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो सेम ही है हमारे पास। फॉर्मूला क्या था कि भाई आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अच्छा, अब यहाँ पर है स्ट्रेचिंग का केस। स्ट्रेचिंग के केस के अंदर लेंथ अगर आपके पास हाफ हुई है, लेंथ आपके पास क्या हुई है, हाफ हुई है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली डेफिनेटली आपके पास एरिया भी चेंज हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले एरिया ए था तो अब मेरे पास ए प्राइम हो गया। अब ए प्राइम की इंफॉर्मेशन उसने हमें दी नहीं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि वॉल्यूम ने क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। पहले वॉल्यूम किसके इक्वल था, पहले वॉल्यूम हमारे पास इक्वल था एल इंटू ए के। अब वॉल्यूम निकालना है आपने, अब वॉल्यूम ने तो कांस्टेंट रहना है, अनचेंज रहना है। लेंथ कितनी होगी है, 2 टाइम्स होगी। तो एरिया के अंदर क्या चेंज आएगा कि वॉल्यूम दोबारा एल ए आ जाए। तो डेफिनेटली अगर लेंथ 2 टाइम्स हुई है तो एरिया हमारे पास हाफ हो गया होगा। तो इससे इस कंजर्वेशन को यूज़ करते हुए आप एरिया की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देन दिस इम्प्लाइज डैट कि भाई अगर लेंथ हमारे पास हाफ हुई है तो एरिया आपके पास क्या होगा, सॉरी लेंथ अगर आपके पास 2 टाइम्स हुई है तो एरिया आपके पास क्या हो गया होगा, हाफ होगा। सो आप इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करें तो रो 2L ए बाई 2 4 रो एल ओवर ए मीन्स न्यू रेजिस्टेंस कौन सी है वो आपके पास 4 टाइम्स है। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगी ओल्ड रेजिस्टेंस के। ठीक है, सिमिलरली आपको फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना, इन केस ऑफ लेंथ अगर आप ये सारी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो इसकी जो ट्रिक है आपके पास वो ये है कि आपके पास एल स्क्वेयर इंटू आर, ये किसके लिए, फॉर लेंथ। अगर लेंथ स्ट्रेच करने पर उसने लेंथ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे अगर अभी उसने बताया था 2 टाइम्स हुई है, अगर 3 टाइम्स हुई होती तो 9 आ जाता, 4 टाइम्स हुई होती तो 16 टाइम्स हो जाती, 5 टाइम्स होती तो 25 टाइम्स हो जानी थी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास लेंथ के लिए इसकी ट्रिक है, जिसको अगर आपको याद रहती है तो आप इसके थ्रू उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी तो इसे इंफॉर्मेशन दी हुई थी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, अगर आपको वो लेंथ की शक्ल में इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो आपको कहता है कि भाई आपके पास सेम न्यूमेरिकल है, और उसमें वो कहता है कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल डायामीटर है, डायामीटर जो सा था कंडक्टर का वो क्या था, डी था। ठीक है, और आफ्टर स्ट्रेचिंग आपके पास जो डायामीटर है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल 1/3 हो जाता है। डायामीटर जो है हमारे पास वो फॉर एग्जांपल डी प्राइम जो है वो 1/3 हो जाता है। तो कहता है कि बताओ अब रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो उस केस के लिए हमें सेम ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बट जस्ट लाइक रो और डायामीटर की शक्ल में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर। दिस इज एक्चुअली 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वेयर। ठीक है, पाई डी स्क्वेयर। और एरिया अगर आप देखें इस केस के अंदर मैंने जैसे बताया कि वॉल्यूम ने कांस्टेंट रहना है, तो आप पहले एरिया को निकाल लें कि भाई एरिया में क्या चेंज आता है। एरिया होता है पाई डी स्क्वेयर ओवर 4। ठीक है, अब एरिया में क्या चेंज आ रहा है, एरिया की अगर आप बात करें तो डायामीटर चेंज करने पर जो न्यू एरिया है वो हमारे पास हो जाएगा ये 4 एज इट इज़, डी प्राइम की जगह डी प्राइम आ जाएगा, और पाई एज इट इज़ इसकी जगह अगर आप सब्स्टिट्यूट करें 1/3 था 2 4
एज इट इज़। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, इस 1/9 को मैंने सेपरेट कर लिया और ये पाई d²/4 एज इट इज़। तो मीन्स आपके पास जो न्यू एरिया है वो क्या है, वो हमारे पास 1/9 टाइम्स है किसके, ओल्ड एरिया के। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो लेंथ में चेंज आएगा वो कितना आएगा, अगर 9 बाय जो a/9 हो जाती है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपके पास लेंथ जो सी होगी न्यू, आपके पास डेफिनेटली 9 टाइम्स हो जाएगी। लेंथ हमारे पास कितने टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। तो अब जो सा है आपके पास ये लेंथ की इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, एरिया की इंफॉर्मेशन भी है, लेंथ की इंफॉर्मेशन भी है। चाहे तो आप इस फॉर्मूला में लिखें या फिर आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें, r/ρl/a। तो रो एज इट इज़, लेंथ हमारे पास कितनी हो गई है 9 टाइम्स हो गई है, एरिया हमारे पास a/9 हो गया। तो r1 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा हमारे पास, इसको मैंने सेपरेट कर लिया और ये जो ब्रैकेट बचेगी हमारे पास r की इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा, मीन्स 81 टाइम्स हो जाएगी। और अगर आप इसको देखें तो इसको अगर आप जर्नल उसमें लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास एक्चुअली n³ r, और ये कब है इन केस ऑफ डायमीटर। और डायमीटर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है, अगर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट डायमीटर, तो आप इस जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम फॉर द रेडियस, वो आपकी एक्सरसाइज है, वो आपने खुद से करनी, ठीक है। और इसका भी आप इसी तरह से जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि 3 का आपके पास जैसे कि 81 होता है। सो क्यों कह रहा हूँ, पावर 4 जो सी होगी हमारे पास आएगा। सिमिलरली फॉर द रेडियस, इसको आपने क्या करना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमारे पास है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशन आते हैं डेफिनेटली, या तो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या फिर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे कैपेसिटर में हमने डिस्कस किया था, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंसेस हमारे पास एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंसेस हमारे पास साइड बाय साइड कनेक्टेड होती है, ठीक है। डायग्राम, सर्किट डायग्राम्स की बात करें तो हमारे पास जस्ट लाइक ये आपके पास एंड टू एंड हो गई, और पैरेलल की बात करें तो ये हमारे पास पैरेलल हो गई कि तमाम साइड्स को एक एंड पर और बाकी तमाम साइड्स को दूसरे एंड पर। सीरीज सर्किट की बात करें तो सीरीज सर्किट में आपको पता है कि जो करंट है वो आपके पास सेम होता है तमाम रेजिस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। करंट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, मीन्स I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस के अंदर हमारे पास अगर आप करंट की बात करते हैं तो करंट, टोटल करंट जो सा होता है वो तमाम उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तमाम रेजिस्टेंस इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सीरीज़ की बात करें तो जो पोटेंशियल होता है, वो सोर्स का जो पोटेंशियल होता है वो तमाम रेजिस्टेंस इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। V1 प्लस V2 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। पैरेलल में आपके पास तमाम एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है सोर्स के पोटेंशियल, ठीक है। और अगर आप
सीरीज़ में इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सीरीज़ में जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगी वो सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 की इक्वल होगी। सो जितनी भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। और अगर आप बात कर रहे हैं पैरेलल की, तो पैरेलल की इक्वलेंट रेजिस्टेंस आपके पास रेसिप्रोकल्स में कैलकुलेट होगी R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। और इसमें जो आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आती है, ये जो सर्किट में लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होती है इससे भी ज़्यादा होती है। और इसमें जो आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आती है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और उसके अलावा आपके पास जो अगर आपके पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, आपके पास इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अगर आपके पास तमाम रेजिस्टेंसेस एक जैसी हैं तो वो NR है। और इस केस में आपके पास 1/RQ, N/RQ भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास समटाइम्स ये ऑप्शन में इस तरह से भी दिया हुआ होता है R/N, तो दोनों ही के सेम मीनिंग्स है आपके पास। इसमें जो मोस्ट कॉमनली MCQs आता है वो आपके पास MCQ कुछ इस तरह से बनता है कि वो कहता है कि फर्ज कर लें आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने क्या करना होता है, आपने किसी भी वर्टेक्स के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास इन तमाम साइड्स की जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास R है। आपने क्या करना है, इस वर्टेक्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, इस वर्टेक्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इसकी अगर आप ट्रिक देखें तो ट्रिक इसकी सिंपल सी है। ट्रिक क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वर्टेक्स की वो आपके पास इक्वल होती है n माइनस n डिवाइड बाय n माइनस 1 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय r। एन आपके पास नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो वर्टेक्स के अगर आप ट्रायंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें तो 3 साइड्स हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय r। सो लिहाजा आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो 2/3 टाइम्स आ जाएगी r। तो ये वर्टेक्स की रेजिस्टेंस आ गई, आइडेंटिकल साइड्स होना लाजमी है आपके पास। ठीक है। या फिर आप इसको अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं रहती है तो आप देखिए कि अगर आप इन दो रेजिस्टेंसेस को देखें तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और तीसरी रेजिस्टेंस जो सी है वो आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है। मीन्स अगर आप देखें इस तरह से, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आ रहा है तो इस पॉइंट पर आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पॉइंट्स, या तो वो जाएगा इस डायरेक्शन में या फिर वो यहाँ से जा सकता है। तो मीन्स यहाँ पर दो पाथ मौजूद है, तो ये आपस में पैरेलल होगी। और अगर आप इधर देखो तो यहाँ पर ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। तो अगर आप इन दोनों की इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो ये आपके पास 2R के इक्वल होगी। तो ये 2R इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो लिहाजा आपके पास जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगी 1/REQ वो किसकी इक्वल हो जाएगी, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम को अगर आप देखें तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2R। ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, जिससे कि 3/2R 1/REQ। तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 2/3R। तो आप चाहे तो इसको इस फॉर्मूला से कर लें, या फिर ये जो मैंने सेकंड मेथड आपको बताया अगर आपको वो याद नहीं रहता तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते।
इसी तरह एक एमसीक्यू इसका वो डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस वाला आता है कि पेपर्स कर लो आपके पास एक स्क्वायर है और आपने क्या करना है, इस डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है। अब साइड्स की रेजिस्टेंस सेम है, तो इन ये दोनों क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है तो आपके पास इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 2R हो जाएगी। इसी तरह ये भी सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी 2R हो जाएगी। डायगोनल के क्लोज ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, तो लिहाजा जो डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस होगी वो आपके पास 1/2R प्लस 1/2R विच इज इक्वल टू 2R एंड दिस इज 2, तो 1/R, तो R इक्वलेंट किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 की इक्वल, R की इक्वल आ जाएगा। या फिर मैंने आपको आइडेंटिकल के केस में बताया था सेकंड मेथड, यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था N/R। तो ये दोनों आइडेंटिकल्स थी, दो है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर 2R थी, ये भी 2R है, 2R, तो 2 से कैंसिल, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से देखिएगा और इससे पिछला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।